हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड आईआईटी, जहाँ पे हम क्लास 9th केमिस्ट्री फॉर आईआईटी फाउंडेशन के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड दीज आर डेमो लेक्चर्स फॉर आवर आईआईटी जेईई फाउंडेशन क्लासेस फॉर क्लास 9th. I hope you are loving these courses and you are loving these lectures. If you are doing that, please like, share, subscribe to our channel and also recommend these videos to your fellow classmates as well, and please spread the word for us. Apart from that, we also run our offline center where we guide students for IIT JEE preparation. My name is Bhishma Tahiliani and I am a graduate from IIT Mandi and I am here to teach you chemistry. So let's move ahead. You can also call us at 7724886251 if you want to enroll in our offline centers at Raipur, Chhattisgarh. So let's move ahead and start our lecture today. And these lectures are both in Hindi as well as in English. तो चलिए आज का lecture start करते हैं. So this lecture is on matter in our surroundings. We are discussing first chapter of chemistry. So let's move ahead, right? Let's move ahead and see what we have to study today. तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर से. तो ये जो काइनेमैटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है, ये कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, जो हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. बट उनको एक स्टैंडर्ड नेम्स हैं उसके, जो हम आज देखेंगे. जैसे हमने ये पढ़ा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स. सो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट. सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तो जिन हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स. ऐसे छोटे छोटे से टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी चीज़ अगर मैटर है, कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम जिसका मास है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसमें क्या होगा? उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे. वो मॉलिक्यूल्स की वजह से ही मैटर बनता है एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से ही जो मैटर है इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है. सो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. हमने पढ़ा था कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं, राइट. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. जैसे हमने देखा था कि शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, तो हमको दिखती नहीं है. पहले तो दिखती है जब हम डालते हैं, पर उसके बाद डिज़ोल्व होने के बाद नहीं दिखती है. तो वो कहाँ चली जाती है? वो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस में चली जाती है, राइट. वाटर मॉलिक्यूल्स के कहाँ चली जाती है? वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस में चली जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंड हेंस particles, they have what? They have spaces between them, right? They have spaces between them. Just a minute. तो हमको समझ में आ गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, राइट. एंड ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, राइट. ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, राइट. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. यही हम पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में हम बात कर रहे थे, राइट. तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. पहला क्या था? पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, राइट. और फिर हमने ये भी देखा था कि ये पार्टिकल्स जो हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. तो हमने वो टॉम एंड जेरी वाला देखा था, राइट, कि जेरी इज़ अट्रैक्टेड टू हर काउंटर पार्ट, है ना. तो उस टाइप से वी ट्राई टू लर्न कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ अट्रैक्शन फोर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. अच्छा, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. इनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. जैसे हम पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट. जैसे हम पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वैसे ही हम ये जो स्पेसेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, राइट. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, राइट. इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो ये ध्यान रखना, इन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इन फोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, राइट. तो दो टाइप के फोर्सेज होते हैं. जैसे कि लेट मी टेल यू वन थिंग. जैसे कि लेट्स से आई हैव अ ग्लास, राइट. एंड ग्लास और उसके बगल में एक और ग्लास है. तो ये ग्लास और ग्लास क्या है? ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, है ना. दोनों ही ग्लास के बने हुए हैं, राइट.
तो दोनों के मॉलिक्यूल्स सिमिलर टाइप के होंगे, राइट। तो वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और यहीं अगर लेट्स से डिफरेंट होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो ग्लास ऑफ वाटर है ना, तो ग्लास के अंदर अगर वाटर पड़ा हुआ है ना, ग्लास के अंदर अगर वाटर है तो वाटर में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, बिकॉज इट इज़ मैटर। और ये जो ग्लास है इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे इनको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? एडहेसिव फोर्स इज बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक जैसे वाटर का है तो दूसरा किसका हो गया, दूसरा ग्लास का हो गया। तो ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और सेम अगर पार्टिकल्स के बीच में होगा तो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। मतलब अगर जैसे ग्लास और ग्लास है तो ग्लास और ग्लास के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, राइट। क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, राइट। अब हमने एक और पढ़ा था कि दे आर पार्टिकल्स जो हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने बताया था ना, 12mv², ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है, इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसके पास एनर्जी होती है, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू देयर सीजलेस मोशन, बिकॉज दे आर इन मोशन, दे हैव अ वेलोसिटी, राइट, दे हैव अ वेलोसिटी एंड हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज कॉल्ड इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। So what are different states of matter? We have solids, we have liquids, we have gas. तो अभी जो हमारा क्लास 9th का फाउंडेशन कोर्स है उसमें we'll restrict our discussion to solid, liquids and gases only. There is also a fourth state that we'll study in higher classes which is called plasma, right? But अभी हम plasma को नहीं देखेंगे. अभी we'll just look at the solids, we'll just look at the liquids and we'll just look at the gases. और इनकी हम we'll try to analyze the properties, we'll try to analyze the कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिक्विड क्या है, लिक्विड फ्लो करता है, ऐसे दूध फैलता है ना। और गैसेस क्या हैं, गैसेस दे डिसअपियर, राइट, वो गैसेस ऐसे फ्लो करती हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे क्या हैं, राइट। तो लेट्स मूव अहेड। ओह तो ऐसा एक्चुअली क्या है, ये इट वाज अ लैपटॉप थिंग, राइट। चलो लेट्स डू इट, है ना। तो हमको समझ में आ गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सॉलिड्स, है ना, वन इज सॉलिड्स, वन इज लिक्विड्स एंड अनदर वन इज गैसेस। तो ये 3 आज हम बेसिकली जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर सॉलिड्स? तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो जैसे कार है ना, दिस कार इज़ अ सॉलिड। क्यों हम बोल रहे हैं इसको सॉलिड? क्योंकि इस कार की क्या है, इस कार का एक डेफिनेट शेप है ना, एक डेफिनेट क्या है, शेप है। इस टाइप की कार है, जैसे आप कार लेने जाते हो, है ना, तो कार जब लेने जाते हो तो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है ना। एक होती है हैचबैक, है ना, एक होती है हैचबैक ऐसे डब्बा टाइप होती है ना, वो होती है हैचबैक। एक होती है सिडान, सिडान जो होती है वो थोड़ी ऐसे लंबी टाइप की होती है सिडान, राइट, है ना। तो ये क्या होती है, दिस इज़ द शेप, दिस इज़ द शेप ऑफ अ कार, राइट। सिडान और हैचबैक क्या है, ये सब शेप है, राइट। तो उनका प्रॉपर सॉलिड क्या होते हैं, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है ना, दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री, है ना, उनके बाउंड्रीज होती हैं। ये जैसे बाउंड्री हमको दिख रही है ना, ये बाउंड्री दिख रही है, तो ये बाउंड्री होती है, एक डिस्टिंक्ट होती है, अलग से पता चलती है बाउंड्री, है ना। जैसे कुछ भी सॉलिड का एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बुक्स हो गए, है ना। जैसे ये बॉल हो गई, बॉल तो सबने देखी होगी, राइट। तो बॉल का क्या होता है, बॉल के पास एक डेफिनेट शेप होता है ना, स्फेरिकल होती है बॉल, राइट, और उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री भी होती है ना, यहाँ पे सीम बनी रहती है और पूरी ऐसी बॉल सी होती है ना। तो इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री, एक बाउंड्री है ना, ऐसा नहीं है कि फ्लो कर रही है ना, कोई बाउंड्री है ही नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। ये जो सरफेस है, ये दिस इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द बॉल, राइट। ये जो सरफेस है आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द बॉल। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना,
दे ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे ये स्फेरिकल बॉल है ना, तो इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, करेक्ट। जैसे ये कार है तो इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम क्या होती है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो डेफिनेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी लेट्स से ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और फिर ये ऐसे बड़ी सी हो जाएगी, है ना, ऐसा तो नहीं है। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, करेक्ट। और ये दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को कंप्रेस करते हो, चीज़ों को कंप्रेस करते हो, जैसे स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग को जब आप ऐसे दबाते हो, है ना, स्प्रिंग को जैसे आप दबाते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है ना, उसका डिफॉर्म हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, राइट, ऐसे हो जाती है। बट क्या आप इस बॉल को कंप्रेस कर सकते हो, इस बॉल को कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। इस बॉल को कंप्रेस आप नहीं कर सकते, आप कंप्रेस करने जाओगे तो क्या होगा, नहीं होगी कंप्रेस, है ना, नहीं होगी कंप्रेस। तो दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये ध्यान रखना, ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की हैं। दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री, they have a definite volume, fixed volume, and they have negligible what, compressibility। समझ में आ रहा है, they have negligible compressibility, right। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। तो जैसे हमने इसमें फोर्स लगाया अगर बॉल में, है ना, तो क्या होता है, ये बॉल डिफॉर्म होती है क्या, नहीं होती डिफॉर्म, इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स शेप, है ना। तो क्रिकेट जब खेलते हो तो बॉल फेंकते हो तो कितने फोर्स से बॉल फेंकते हो, है ना। तो जब वो ज़मीन पर टकराती है तो क्या डिफॉर्म हो जाती है, नहीं होती डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म होती है, टेम्प्रेरी डिफॉर्म होती है, बाद में फिर वो रीगेन कर लेती है शेप, है ना। तो सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है कि जब भी बाहर से कोई फोर्स लग रहा है किसी चीज़ पे, तो वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू रेजिस्ट दैट, दे ट्राई टू रेजिस्ट द आउटसाइड फोर्स। जैसे ही फोर्स हटता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं दोबारा, ठीक है। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। Solids may break under the force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid। rigid क्या होता है, what is rigidity, what is rigidity, rigidity क्या होती है, rigidity वो होती है, जैसे आप बोलते हो ना ये बहुत rigid है, rigid है मतलब इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है ना। जैसे हम बोलते हैं रिजिड स्कूल सिस्टम, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूल सिस्टम को चेंज करना मुश्किल है। किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना मुश्किल हो तो उसको हम बोलते हैं रिजिड, ठीक है। जो चेंज नहीं हो सकता, चेंज मतलब चेंज हो सकता है या फिर चेंज करना उसको बहुत डिफिकल्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को चेंज करना डिफिकल्ट है, जैसे मैं बोलूँ कि आपका बिहेवियर, लेट्स से आपका बिहेवियर चेंज करना डिफिकल्ट है, तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियर हो जाएगा रिजिड। रिजिड मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब जिसको चेंज करना डिफिकल्ट हो, मतलब जैसे बॉल, तो बॉल का शेप को चेंज करना इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो लेदर बॉल है इसके शेप को चेंज करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। आप नॉर्मल फोर्स लगाओगे हाथ से तो ये बॉल चेंज नहीं होगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, राइट। सो हम क्या बोलेंगे कि ये दिस बॉल इज़ रिजिड, है ना, दिस बॉल इज़ रिजिड, राइट। तो अगर देखो एट मैक्स क्या हो सकता है, ये बॉल टूट सकती है ना, ये बॉल टूट सकती है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप मतलब इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है ना, इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है, बट इट कैन ब्रेक, राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, लेट्स से बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बुक का क्या है, एक डेफिनेट शेप है, एक बाउंड्री है, ये आपको बाउंड्री दिख रही है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द बुक, एक बाउंड्री है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, बुक एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या इसको आप कंप्रेस कर सकते हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत हो सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो इट हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये भी हमको ध्यान में रखना है, इट हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, राइट। और जब भी इस पर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, थोड़ा सा कंप्रेस होगा और तो ज़्यादा नहीं होगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इस बुक को मान लो मैं यहाँ और यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो क्या हो सकता है, बुक फट सकती है बीच में से, है ना, ऐसा हो सकता है, टूट सकती है, ये बीच का इसका कार्डबोर्ड टूट सकता है, राइट। बट उसका शेप चेंज करना डिफिकल्ट है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो बुक है अभी वो क्यूबॉइड टाइप की है, उसको बाद में स्फेरिकल कर दूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज द शेप एंड हेंस दे आर रिजिड। तो रिजिडिटी समझ में आया, व्हाट इज रिजिडिटी, रिजिडिटी इज़ व्हेन यू कांट चेंज समथिंग, जो उसका नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसे शेप है, तो शेप को जब आप चेंज नहीं कर पाओगे तो हम क्या बोलेंगे कि इट हैज़ अ रिजिड शेप, इट इज़ रिजिड। रिजिड मतलब सॉलिड्स के टर्म्स में रिजिड क्या होता है कि व्हेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द शेप, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रिजिड। समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव अहेड, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जो सॉलिड्स होते हैं उसकी पहले देख लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उनको कंप्रेस करना नेग्लिजिबल होता है ना। और जब भी आउटसाइड फोर्स हम लगाते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करें, राइट।
और एंड दे आर ऑल्सो रिजिड बिकॉज हम फोर्स लगाएंगे तो इट विल ब्रेक. करेक्ट. नाउ अनदर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड. रबर बैंड तो देखा है आपने, है ना. रबर बैंड से हम खेलते भी हैं. उसको तो हम उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, राइट. उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. तो क्या ये सॉलिड है? हमको पता है कि रबर बैंड तो सॉलिड है ना. बट आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया पीछे, अभी हमने ये पढ़ा कि भाई उनका हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं कर सकते, तो रिजिड तो है नहीं ये, है ना. तो रबर बैंड के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. वो प्रॉपर्टी क्या होती है इलास्टिसिटी की कि रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, है ना. जैसे ये स्ट्रेच कर रहे हैं अपने टिकटॉक पे, है ना. तो आप उसको स्ट्रेच करते हो, जैसे ही आप फोर्स रिलीज करोगे अपना, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, है ना. इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. और क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, रबर बैंड टूट जाएगा, है ना. रबर बैंड टूट जाएगा तो इट विल ब्रेक. अगर ज़्यादा आप खींचोगे तो इट विल ब्रेक. बट दिस टेंडेंसी ऑफ रबर बैंड टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ठीक है. इलास्टिसिटी समझ में आया क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज कि रबर बैंड जब अपनी खुद की शेप को, जब आउटसाइड फोर्स हमने हटाया रबर बैंड से, व्हेन आउटसाइड फोर्स इज रिमूव्ड, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, क्या, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है. टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड व्हाट, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड व्हाट, इलास्टिसिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट. जब सॉल्ट, नमक देखा है, शुगर भी देखी है ना. तो नमक जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं, है ना, नमक जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो तो उस कंटेनर की शेप ले लेता है. तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि ऐसा शेप पे चेंज नहीं होता, फिर कैसे चेंज हो रहा है ये, है ना. आपने तो यहाँ बोला था कि उनकी फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है ना, उनको उनका शेप चेंज नहीं हो सकता. बट हम तो नमक को डालते हैं अपने कंटेनर में, तो नमक तो क्या करता है, जो सॉल्ट होती है वो कंटेनर की शेप ले लेती है. तो मैं बोलूँगा बेटा सुनो एक बात, क्या तुमने जो नमक होता है उसके क्रिस्टल्स को देखा है. वो अगर जब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट जो होता है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. अगर आपने देखा हो, बहुत ध्यान से देखा हो, जैसे शुगर है, शुगर जब आप बाहर मार्केट से खरीदने जाते हो तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना शुगर के, दैट इज़ अ सॉलिड. ठीक है. वो शुगर सॉलिड है ना. अब ये खूब सारे शुगर मिल के एक कंटेनर में रखे होंगे तो वो तो ऑक्यूपाई कर ही लेंगे वैसा, है ना. बट ये इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअली दे आर अ सॉलिड, है ना. अगर आप नमक का छोटा सा पार्टिकल उठा के देखोगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, या फिर शुगर का एक क्यूब उठा के देखोगे, तो वो जो शुगर का क्रिस्टल है दैट इज़ अ सॉलिड. ठीक है. दैट इज़ अ सॉलिड. उसका शेप चेंज करना डिफिकल्ट है. उसको अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इट विल ब्रेक, है ना, ब्रेक कर जाएगा. जैसे शुगर है ना. तो शुगर को आप कभी हैमर करके देखना, छोटा सा क्रिस्टल लो शुगर का, है ना, शुगर का एक छोटा सा क्रिस्टल लेना और उसको हथौड़े से मार के देखना, तो क्या हो जाएगा, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में आ जाएगा, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाएगा. अगेन दैट पार्टिकल्स आर सॉलिड ओनली. ठीक है. बट ये जो चीज़ है जिसमें ये हो गया ना, मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गया, ये इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर ऑफ शुगर. ठीक है. तो जब किसी चीज़ को आप फोर्स से करते हो, आप मारते हो किसी फोर्स से, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे 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 जब आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर. ठीक है. तो सॉलिड्स तो हैं, आर दे सॉलिड्स, येस दे आर सॉलिड, है ना. आंसर क्या हो जाएगा, येस दे आर सॉलिड. ठीक है. तो सॉलिड तो है, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जो होते हैं शुगर के, दे आर सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज देखा है आपने, व्हाट इज अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज को आप पानी में डुबोते हो तो यहाँ पानी वानी आ जाता है ना. तो स्पॉन्ज को जब हम कंप्रेस करेंगे, है ना, स्पॉन्ज को जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये स्पॉन्ज ऐसे छोटा हो जाएगा, है ना. फिर जब हम हटाएंगे तो फिर ऊपर बढ़ जाएगा. तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि शेप चेंज नहीं होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है शेप चेंज करना, तो हम कैसे इसमें चेंज कर पा रहे हैं शेप. तो मैं बोलूँगा ओके बेटा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो स्पॉन्ज है उसमें क्या है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे पोर्स. एक्चुअली ये जो स्पॉन्ज अभी आपको दिख रहा है इट इज़ अ सॉलिड ओनली, बट ये जो पोर्स हैं इनमें क्या भरी है, इनमें एयर भरी है ना. जब भी हम इसको कंप्रेस करते हैं स्पॉन्ज को तो क्या होता है, ये एयर बाहर निकल जाती है. ये एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है. अगर ये छोटे छोटे स्पेसेस नहीं होते तो क्या आप कंप्रेस कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कुछ एयर होता ही नहीं, है ना. अभी हम इसलिए कंप्रेस कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे जो पोर्स हैं इसमें एयर भरी है, और जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये एयर क्या होती है, ये एयर बाहर निकल जाती है.
समझ में आ रहा है? एयर क्या करती है, ये एयर बाहर निकल जाती है, राइट, करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो इट इज़ अ सॉलिड, येस इट इज़ अ सॉलिड, येस इट इज़ अ सॉलिड। देन वाई आर वी एबल टू कंप्रेस इट? बिकॉज स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स में एयर भरी होती है। जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं तो ये एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है एंड हेंस जो वो स्पेस है उसको ये सॉलिड ऑक्यूपाई कर लेता है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़ें। ऐसे कभी करके देखा है? बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़, मत करना कभी, डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना, डोंट ट्राई दिस एट होम प्लीज़, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सॉलिड के बारे में चीज़ें पता चल गई है ना, सॉलिड के बारे में हमें सब सारी चीज़ें पता कर ली कि सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप, है ना, दे आर रिजिड, रिजिड होते हैं और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, राइट, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, समझ में आया? दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। नाउ लेट्स कम टू लिक्विड स्टेट। तो व्हाट इज़ अ लिक्विड? लिक्विड क्या होता है? व्हाट इज़ अ लिक्विड? तो पानी जो है आपका, पानी इज़ अ लिक्विड, है ना, वाटर, जो पानी ग्लास में पीते हो, है ना, दैट इज़ अ लिक्विड, वाटर पानी है, राइट। तो आपने देखा होगा कि लेट्स से अब मैं आपको एक एक्टिविटी करने को बोलूँगा, आप क्या करो कि ग्लास में पानी लो, है ना, पानी लो तो पानी यहाँ तक भरेगा पूरा, है ना। नाउ अब क्या करो कि अब लेट्स से आप एक कोई और टाइप का ग्लास लो, ग्लास लो या जो वो होता है ना प्लेट लो, एक ऐसी प्लेट ले लो और उसमें पानी डाल दो, यही वाला पानी, तो क्या होगा, पानी इस प्लेट की शेप ले लेगा। ग्लास में था तो ग्लास की शेप ले लिया, प्लेट में था तो प्लेट की शेप ले लेगा, अगर कोई बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, है ना, पानी। तो लिक्विड का क्या होता है? क्या लिक्विड का कोई फिक्स शेप है? नहीं, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है। वाई? क्योंकि लिक्विड जिस कंटेनर में रहता है उसका शेप ले लेता है ना। तो ये ध्यान रखना कि लिक्विड, जैसे मैंने मान लो पानी ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, है ना, बाउल में डाला तो पानी क्या करेगा, बाउल की शेप ले लेगा, राइट। तो ये जो लिक्विड है वो बाउल की शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप। ये आपको याद रखना है कि लिक्विड्स दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, बट एक चीज़ सेम रहेगी, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो सेम रहेगा। मतलब अगर 1 लीटर का ग्लास है, लेट्स से 1 लीटर का तो कैसे ग्लास हो सकता है, मान लो बॉटल है ना, लेट्स से बॉटल है एक, है ना, 1 लीटर की बॉटल है, तो इस 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ऑफ वाटर है, राइट। क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब इसी 1 लीटर को अगर मैं किसी बाउल में डाल दूँ तो उस बाउल में भी कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, 1 लीटर ही होगा, है ना। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि लिक्विड्स दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो अगर इस कंटेनर में है लिक्विड तो इस कंटेनर की शेप ले लेगा, अगर इसी चीज़ को मैंने ग्लास में डाल दिया तो वो क्या करेगा, ग्लास की शेप ले लेगा, राइट। So they will take up the shape of the container in which they are kept, right. So they are not rigid but they can be fluid, very very important, they are not rigid but they can be fluid। rigidity क्या होती है, what was rigidity, हमने अभी पीछे पढ़ा, rigidity क्या होती है, जब आप शेप चेंज नहीं कर सकते, जब कोई बॉडी अपनी शेप चेंज नहीं होने देती तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ रिजिड, राइट। बट लिक्विड्स क्या हैं, लिक्विड्स का तो शेप चेंज होता ही रहता है ना, लिक्विड्स तो जिस कंटेनर में जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड्स दे आर नॉट रिजिड, they are what, they are fluid। fluid मतलब they can flow, they can what, they can flow। जैसे जैसे नदी होती है ना, नदी नदी क्या करती है, नदी फ्लो करती है, पानी फ्लो करता है ना, सो दे कैन फ्लो। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो ये जो फ्लूइड है, दे कैन बी फ्लूइड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी, राइट। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि डिफ्यूजन क्या होता है कि जब एक मैटर के पार्टिकल्स, है ना, दूसरे पार्टिकल्स के जो स्पेसेस हैं वहाँ पे चले जाते हैं, है ना, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स की स्पेसेस में चले गए तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हो रहा है, और ये अपने आप हो रहा है ना, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, ये अपने आप हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर हम खुद से करेंगे तो उसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जब हम पानी के ग्लास में इंक ड्रॉप डाल देते हैं तो इंक ड्रॉप खुद ही डिफ्यूज़ करती है पानी में, राइट। और वहीं अगर हम शुगर डालें, है ना, अगर हम इस पानी में शुगर डालें, शुगर क्रिस्टल्स डालें तो वो खुद डिजॉल्व नहीं होते, हमको स्टिर करना पड़ता है, राइट।
हमको स्टिर करना पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट डिफ्यूजन, है ना, दिस इज़ नॉट डिफ्यूजन, दिस इज़ डिफ्यूजन। अगर वो खुद से ही जो दूसरे मैटर के स्पेसेस हैं उसमें चले जाएं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। आर वी करेक्ट, आर वी क्लियर ऑन दिस? तो सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो लिक्विड्स में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये जो प्रॉपर्टी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दिस इट सपोर्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ सिस्टम। ये जितनी भी मरीन लाइफ है, जो पानी के अंदर जितनी भी लाइफ है, वो इसी वजह से इट इज़ पॉसिबल बिकॉज गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दे आर एबल टू डिजॉल्व इन वाटर। तो मान लो अगर आप पानी के अंदर हो, है ना, लेट्स से यू आर डाइविंग, है ना, आप डाइव कर रहे हो और अंदर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? सब मर जाएंगे, राइट? जो फिशेज़ होती हैं या फिर जो मरीन एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, हाउ आर दे एबल टू सर्वाइव? कैसे वो सर्वाइव करते हैं? बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर से डिजॉल्व होता है वाटर में, डिफ्यूज़ होता है, एंड हेंस जो मरीन लाइफ है वो ऑक्सीजन लेती है ना, उनको ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो the gases from the atmosphere they diffuse and dissolve in water. This is very important property, please note it down. And solids and liquids can also diffuse into liquids. ठीक है, समझ में आ रहा है? The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water, right? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, राइट? जैसे ये फिश है, तो हाउ आर फिश एबल टू ब्रीथ? बिकॉज ये जो वाटर होता है उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना? क्या होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। समझ में आ गया? तो तीनों ही जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, राइट? दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, कितना जल्दी कौन किस में डिफ्यूज़ करता है, ऑब्वियसली दिस इज़ हायर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स। तो ऐसा क्यों होता है? कैन एनी वन गिव मी अ रीज़न कि ऐसा क्यों होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन ईजियर होता है? वाई इज़ दिस द थिंग? अब आप बोलोगे कि सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मतलब ये कि जैसे अगर मैं पानी है ना, मेरे पास वाटर है, अगर उसमें मैं इंक डालता हूँ, राइट, अगर मैं उसमें इंक डाल दूँ तो ये जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा पूरे वाटर में। जबकि अगर लेट्स से मैं लेट्स से अपनी बुक पे या पेपर पे, लेट्स से मैं पेपर पे इंक डालता हूँ, तो क्या ये पूरे में डिफ्यूज़ होता है? नहीं होता। वो सिर्फ उसी पार्ट में जहाँ गिरा है वहीं पे इंक रहती है ना, वहीं पे इंक रहती है। बट जबकि वाटर में अगर मैं इंक डालूँ तो वो पूरे वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। हमने पीछे देखा था ना पिछले लेक्चर में। तो ऐसा क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन ईजियर होता है रादर देन इन सॉलिड्स? ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ दैट? क्योंकि डिफ्यूजन क्यों होता है? वाई डिफ्यूजन क्यों होता है? दो चीज़ों से होता है। एक तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, है ना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। तो मोशन भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात कर रहे हैं वो भी होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये डिफ्यूजन कब हो पाएगा? जब ये मॉलिक्यूल्स इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जा पाएंगे, है ना, तभी तो डिफ्यूजन होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे ही नहीं या बहुत कम होंगे तो क्या हम इसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते, राइट? डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो जैसे हमने पीछे बात किया था, है ना, जैसे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, है ना, जो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। जबकि सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में एकदम पैक्ड होते हैं ये सारे पार्टिकल्स। सॉलिड्स में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सारे पैक्ड होते हैं, जिस वजह से स्पेसेस होते ही नहीं हैं यहाँ पे, जिस वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ नोट इट डाउन कि इस वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, राइट? इसके बारे में हम और अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो इसका दे दिया है। करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेट दैट इज़ कॉल्ड द गैसियस स्टेट। तो गैस सबको मालूम है ना, गैस सबको मालूम है, करेक्ट। तो व्हाट आर गैसेस? बलून में जो भरी रहती है दैट इज़ कॉल्ड गैस, है ना। वो उड़ने वाले बलून्स देखे हैं ना, तो बलून में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू फिल द गैस। हम अपनी हवा भरते हैं बलून में, तभी तो बलून फूलता है, राइट? और ये जो उड़ने वाले बलून्स होते हैं इसमें क्या होती है? इसमें गैस होती है ना, हीलियम होती है इसमें, हीलियम हाइड्रोजन भरी जाती है इसमें, राइट? हीलियम भरी जाती है। तो ये जो गैसेस होते हैं, कुल मिला के आप समझो कि जो गैसेस होती हैं, जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, बलून्स होते हैं, उनमें गैसेस भरी होती हैं ना, या एयर भरी होती है हम कह सकते हैं, है ना।
जब भी हम बलून को फुलाते हैं तो उसमें हम एयर डालते हैं, राइट। तो तो गैसेस जो होती हैं, अब लेट्स से ये बलून है, राइट, ये बलून है, इसको क्या मैं कंप्रेस कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर आप अपनी फिंगर मार के देखोगे तो क्या होगा, यहाँ ये कंप्रेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मारोगे तो यहाँ ये कंप्रेस हो जाएगा, ज़्यादा कंप्रेस करने जाओगे तो क्या होगा, फट जाएगा, है ना, फट जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर दूँ तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर व्हाट, दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वाई आर गैसेज हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स, है ना। ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो जब भी हम इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जब भी हम इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं क्लोज, है ना, ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं क्लोज। इस वजह से ये कंप्रेसिबिलिटी आती है, इस वजह से हम इनको कंप्रेस कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने सॉलिड्स में बात किया, सॉलिड्स में हमने क्या बात किया, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले मैं आपको सॉलिड्स का एक बार बता देता हूँ कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही आसपास होते हैं, ऐसे एकदम ऐसे टची टची होते हैं, है ना, टची टची एकदम से होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एकदम पास आसपास होते हैं, तो इनके बीच में जो ये स्पेसेस आप देख रहे हो, ये स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी नेग्लिजिबल। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स के बारे में जो हमने दूसरे में बात किया, इनके में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इनके में स्पेसेस क्या होती हैं, इनके में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। तो ये जो स्पेस होती है ना, इसमें ही डिफ्यूजन होता है, जो हमने बात किया, जो दूसरे इंक, जैसे इंक ड्रॉप है, तो इंक ड्रॉप कहाँ पे आके आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये जो स्पेसेस हैं, स्पेसेस के बीच में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन लिक्विड्स में हो पाता है। यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ आके बेचारा बैठेगा, है ना। मान लो एक कमरा है, एक कमरे में खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, जैसे आप कोचिंग में आ रहे हो, है ना, तो खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारी बेंच फुल है। तो अब अगर कोई नया बंदा आएगा तो क्या वो बैठ पाएगा यहाँ पे, नहीं बैठ पाएगा, है ना। अगर पूरी अटेंडेंस फुल है कोचिंग की, सारी बेंचेस भरी हुई हैं, तो कोई अगर नया बंदा आएगा तो क्या ये बैठ पाएगा यहाँ पे, नहीं बैठ पाएगा। तो हमारी कोचिंग क्लास क्या हो गई, सॉलिड हो गई, है ना। वहीं दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, वहीं मान लो दूसरे एग्जाम्पल में अगर लेट्स से हम लोग एक दिन क्लास ले रहे हैं, बट उस दिन बच्चे नहीं आए, सबने छुट्टी मार दी, लेट्स से 4-5 बच्चे ही बैठे हुए हैं, तो कोई नया बंदा अगर आएगा, कोई नया बच्चा आएगा, तो वो ईजिली अकोमोडेट हो सकता है यहाँ पे, है ना, ईजिली आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, है ना। और अगर मान लो एक दिन क्लास ली, सिर्फ एक ही बच्चा आया है या 2 ही बच्चे आए हैं, तो अगर तीसरा बच्चा आएगा तो बहुत ही ईजिली अकोमोडेट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स अ गैस स्टेट। समझ में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा एकोमोडेशन करना ईजी होगा। समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन भी ईजी होगा, है ना। तो अगर मैं पूछूं अभी आपसे, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, तो आप क्या बोलोगे, गैसेज में होगा। क्यों होगा गैसेज में, क्योंकि गैसेज में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहीं गैस बना दूं तो गैस में जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जो ये ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही फार अवे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फार अवे होते हैं। तो इनमें जब हम फोर्स लगा के इनको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में आसपास आने लगते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आप में आसपास आने लगते हैं, इसीलिए ये कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में होती है। समझ में आ रहा है, इसीलिए गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, राइट। आर वी करेक्ट ऑन दिस। आप एक और एक्सपेरिमेंट करना, ये जो सिरिंज होता है ना, ये देखा है हम बचपन में ना, इससे पिचकारी मार के खेलते थे। तो ये जो सिरिंज होता है, इसमें आप ट्राई करना, एक बार पानी से इसको सक करने की कोशिश करना ऐसे पीछे। तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी भर जाएगा पूरा, है ना, इसमें पूरा पानी भर जाएगा। एंड देन ट्राई टू कंप्रेस दिस, इसको, इसका जो नोजल है ना, इसको क्लोज करके। तो आपको दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ रहा है और हो भी नहीं रहा है ना। और दूसरे में क्या करना, दूसरे में बस ऐसे ही इसको ऐसे करना, इसको पीछे घसीटना और यहाँ पे क्लोज कर देना, है ना, कुछ भरना मत, बस ऐसे ऊपर घसीट के नोजल को क्लोज कर देना, है ना, नोजल को ऐसे क्लोज कर देना एंड देन ट्राई टू कंप्रेस इट। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अभी गैस है, तो यू विल फील कि इसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर पा रहे हैं। यू विल फील, आप करके देखना, यू विल फील, क्योंकि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आ रहा है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एलपीजी, जो हमारे घर में सिलेंडर पड़े रहते हैं जिससे आपका खाना बनता है, उसमें क्या होती है, उसमें एक्चुअली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब इसका क्या मतलब है, वाई इट इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होती है। जब भी गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हो तो वो लिक्विड भी बन सकता है ना। क्योंकि देखो बेसिक डेफिनेशन क्या है
बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हो जाएंगे, है ना, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हो जाएंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, है ना। वहीं अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े से आसपास होंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, है ना। वहीं अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर हैं तो दैट इज़ गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, ये जो गैस होती है प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है। इसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, इसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास हो जाते हैं, एंड हेंस इट बिकम्स अ लिक्विड, ठीक है, एंड हेंस इट बिकम्स अ लिक्विड। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप वो प्रेशर रिलीज़ करते हो, जो आपने देखा होगा ना, यहाँ पे नॉब होती है सिलेंडर में बड़ी सी, यहाँ पे इधर रेगुलेटर पे नॉब होती है, उस नॉब को जब आप रिलीज़ करते हो तो होता क्या है कि प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो जो आपने प्रेशर लगा के रखा था इन मॉलिक्यूल्स को पास लाने में, वो प्रेशर क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, एंड हेंस ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर से वो दूर दूर चले जाते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाता है, गैस बन जाती है। तो कोई पूछे कि ये जो गैस सिलेंडर होता है इसके अंदर गैस होती है कि लिक्विड होता है, तो आंसर क्या दोगे, सर इसमें लिक्विड होता है। पर जब भी हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं, जब भी हम रेगुलेटर से प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गैस बन जाती है। गैस क्यों बन जाती है, क्योंकि जैसे ही हमने प्रेशर रिलीज़ किया ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दे गो अपार्ट, वो फार फार चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। चाहे ये गैस हो चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाली गैस हो, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी लिक्विड होती है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है। जब उसमें हम वो नॉब हटाते हैं उसका तो वो फिर गैस में कन्वर्ट होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेसेस होंगे और सबसे ज़्यादा जहाँ पे मोशन होगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो मोशन में होते हैं, हमेशा हमेशा मोशन में होते हैं, और स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसीलिए गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो इसमें स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा ये पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, हमेशा बहुत ही स्पीड में, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जब भी खाना बन रहा होता है ना, जब भी कुछ बहुत अच्छा बन रहा होता है तो उसकी स्मेल हमको बहुत दूर तक आ जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं बाहर गैस के फॉर्म में, खाने से, हमारे फूड से, वो डिफ्यूज़ जाते हैं एयर में, और वो डिफ्यूज़ करते करते हमारे पास आ जाते हैं, वो डिफ्यूज़ करते करते हमारे पास आ जाते हैं, एंड हेंस वी आर एबल टू स्मेल, है ना। हम अपने नाक से सूंघते हैं तो हमें स्मेल आती है उसकी। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एसेंशियली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, इसको अब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बहुत आसपास पास 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 आ जाएंगे। सेम एप्लीकेशन किस में होता है, जो सिलेंडर होते हैं हमारे एलपीजी सिलेंडर्स, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो एक लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ही प्रेशर में रखा जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं और वो हेंस लिक्विड बन जाते हैं। अब आपको मेरे को एक चीज़ बतानी है कि ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। हम इसमें गैस भी स्टोर कर सकते हैं, हम तो इसमें गैस भी स्टोर कर सकते हैं, बट वाई डू वी, हम क्यों उसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये आपको मेरे को बताना है। प्लीज़ डू कमेंट, मैं अगले लेक्चर में आपको ये आंसर इसका दूंगा, बट ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि ऐसा हम क्यों करते हैं। हम इसको गैस के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते थे सिलेंडर में, है ना, बट हम गैस के फॉर्म में नहीं स्टोर करते हैं, हम इसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये आपका होमवर्क है आज का, कि वाई डू वी स्टोर, जो लिक्विड एलपीजी गैस होती है, वाई इज इट स्टोर्ड इन अ लिक्विड स्टेट इनसाइड अ सिलेंडर एंड नॉट इन गैसियस स्टेट। यू हैव टू गिव मी द रीज़न फॉर दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आंसर है, आंसर इसी से ही आएगा कि हमको इसको कंप्रेस करके रखना होता है, आंसर इसी में आएगा, इसी के आसपास आपको सोचना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा कि हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है गैसेस में, है ना, लार्ज स्पेसेस होते हैं, है ना, एंड हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अनदर गैसेस। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं डिफ्यूजन बोलूँ किस में होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, गैसेस में होगा, फिर किस में होगा सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन, फिर लिक्विड्स में होगा, और सबसे कम डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड्स में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में आप देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही आसपास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस होता है ज़्यादा, तो इसलिए डिफ्यूजन पॉसिबल है, और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं, और ये जो इनके पास एनर्जी होती है
ये भी बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड हेंस डिफ्यूजन इज़ वेरी हाई इन गैसेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो प्रेशर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, जैसे हमने सिलेंडर की ही बात करी, तो सिलेंडर में क्या होता है, गैस जो है, जो अंदर गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो कोई भी गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? बिकॉज जैसे मान लो ये कंटेनर है ना, इसके अंदर गैस है, तो गैस होगी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा रैंडम मूव कर रहे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो ये वॉल से टकराते भी हैं, है ना। तो जब भी कोई चीज़ यहाँ पे टकराएगी तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, है ना। मैं आपसे अगर जैसे दो गाड़ियाँ टकराती हैं तो क्या होता है, जब दो गाड़ी तो बन नहीं पा रहा मुझसे, जब दो गाड़ी टकराती हैं, जैसे ये है गाड़ी है और ये गाड़ी है, मान लो इनके बीच में कोलिजन होता है ना, ये गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में जब कोलिजन होता है, जब एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या होता है, ये जो कार है ये दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है। ऐसे ही कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स फोर्स से वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो इस फोर्स से क्या होता है, इस फोर्स से क्या होता है, इस फोर्स से प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल्स, कंटेनर की वॉल्स पे। तो जब भी कोई चीज़ कोलाइड करेगी तो क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, है ना, एक फोर्स लगाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, कंटेनर के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि अभी ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर हम और आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो वील जस्ट लेट दिस लेक्चर एंड हेयर। अगले लेक्चर में हम इन सारे स्टेट्स को फिर से रिवाइज करेंगे एंड वील ट्राई टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज स्टेट्स। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक आप इसको रिवाइज करिए जो मैंने आज समझाया। आई होप लेक्चर एनरिचिंग रहा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है then you can call us at 7724886251 and we'll always be ready to clear your doubts. And also you can visit our website decodeiitofficial.com जहाँ पे और फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं for you all and also the paid courses. We also run foundation batches in Raipur in our offline center, so you can also enroll there as well. Thank you so much. Next lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए bye bye and take care.